गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोतिहारी बॉयज़ स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा चुका था, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं सेट कर लेता हूँ, आप 1-2 मिनट मुझे दीजिए। कल हम लोगों ने यहाँ 4th यहाँ तक हमने कल रीड सब लोगों को समझा दिया गया था। ठीक है, मैं कैमरा वैमरा सेट कर लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। ठीक है, कल हम लोगों ने तो यहाँ तक पढ़ लिया था 4th चौथा काम तक फंक्शन का कार्य प्रणाली तक। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान। क्या? राष्ट्र की बुनियादी पहचान। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल मीन्स राष्ट्र की बुनियादी पहचान। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है, चलिए देखते हैं। फाइनली एंड परहैप्स even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. This means that the people as a collective identity come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and how and who should be governed that one forms collective identity. One such many sets of identity that exist prior to a constitution। यहाँ तक का मीनिंग देखते हैं हम। चलिए थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ मैं नीचे के लिए, थोड़ा इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बट बाय एग्रीइंग टू सर्टन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट्स वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। क्या कहता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, यहाँ से देखते हैं। फाइनली मतलब हिंदी बताना है आप लोगों को। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि संविधान का माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। ठीक है, कि हम पर शासन कैसे होगा और शासकों पर में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के लिए पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती होंगी। थोड़ा सा हिंदी वर्ड है, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों पर सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका ये था यहाँ तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन। सेकंड हम बात करेंगे, ठीक है, इस पैराग्राफ की। चलिए देखते हैं क्या कहता है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स द ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क विद विच one pursues individual aspiration, goals and freedoms. The Constitution sets an authoritative constraint upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that we may not trespass. So the Constitution also gives one a moral identity. Third and finally,
It may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional tradition. यहीं तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारा पॉइंट जो है यहीं तक है, इसको भी इरेज करना पड़ेगा। ये हो गया इरेज। इसका हमारा पॉइंट जो है ये ट्रेडिशन तक ही है, ठीक है। चलिए इसका हिंदी व्याख्या देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपने व्यक्तिगत आकांक्षाएं लक्ष्य यानी कि गोल्स एंड यानी कि और कहाँ गए हम, फ्रीडम्स यानी कि स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक, हम इस पॉइंट पे संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, यानी कि ऑथोरिटी कंस्ट्रेन अपॉन व्हाट मे और मे नॉट टू डू। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होगा, अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। इट डिफाइंस फंडामेंटल वैल्यूज में नॉट ट्रेसपास। सो मतलब तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संबंधों में स्वीकारे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इफ वन लुक्स कॉन्स्टिट्यूशन around the world, they differ in many respects in the form of government they enjoy in many procedural details, but they also share good deals. Most modern constitution create a form of government that is democratic in some respect. Some most claim to protect certain basic right, ठीक है। But constitution are different in the way they embody conceptions of national identity. Most nations are in amalgamations of a complex set historical tradition. They weave together the diverse groups that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constituted by being ethnically German. The constitution gave expression to this identity. The Indian Constitution, on other hand, does not make ethnic identity a criteria on citizenship. Different nations embody different conception of what the relationship between the different regions of a nation and the central government should be. This relationship constitutes the national identity of a country. यानी कि हमें बताना आपको यहाँ से इसका मीनिंग, इफ़ वन लुक्स एट अ कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड से। चलिए अगर हम दुनिया भर में देखिए क्या है, वन लुक्स एट अ कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विधि प्रकार के प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसे सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्र की पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ठीक है, ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपरा के सम्मेलन से बनते हैं या किसी राष्ट्र सम्मेलन से बनते हैं।
ये किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीके से आपस में मिलाते हैं, जैसे जर्मनी, जैसे कहाँ गया हमारा ये, फॉर एग्जाम्पल जैसे जर्मनी, कहाँ गया फॉर जर्मनी आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इसे पहचाना और अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता का नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर विभिन्न अवधारणाएं होती हैं। ये संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनता है। नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए कंट्री, यानी कि देश की राष्ट्रीय पहचान बनता है, नेशनल आइडेंटिटी। चेक योर प्रोग्रेस, इट इज़ योर ड्यूटी टू फुलफिल दैट। ओके, आप लोग की जिम्मेदारी है इसको करना। आप लोग अपने से इसको मान के चलिए आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। कलर चेंज कर दिया जाए, ठीक है। ये आप लोगों का ये होमवर्क है, कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सत्ता। ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, तो संविधान की सत्ता के बारे में पढ़ेंगे हम। कलर चेंज कर लेते हैं टॉपिक। वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स। उसी हमने जो फंक्शंस कार्य प्रणाली 4 पढ़े थे, उसके बाद दिस फंक्शन एक्सप्लेन व्हाई द मोस्ट सोसाइटी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों के रूपरेखा प्रस्तुत किए हैं। हम ज़्यादा आगे पहुंच गए क्या? हम ज़्यादा आगे पहुंच गए क्या? शायद नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। मतलब ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे ना, ये संविधान की सत्ता के बारे में पढ़े। चलिए ये जो लाइन है, ही हैव का आउटलाइन फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म दिस फंक्शन एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटी हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चन वी कैन आस्क कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है इन कार्यों में स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है, लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न और कर सकते हैं। क्या 3 प्रश्न और कर सकते हैं? आपको इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इज़ इफेक्टिव इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज हो जाओ, कम ऑन, यस, वी हैव टू डैट। नाउ क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। यानी कि संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, संविधान न्यायपूर्ण है, इस कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, यानी कि जस्टिस है, न्यायपूर्ण है। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट comprises a number of articles about the state, specifying how the state is about to constitute and
What norms it should follow? When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to the document. But some countries, the United Kingdom, for instance, don't have one single document that can be called the constitution. Rather, they have a series of documents and decisions that taken collectively are referred to as a constitution. So we can say that constitution is the document or set of documents that seek to perform function that we mentioned above. इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? हाँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ से हम पढ़ेंगे इन मोस्ट कंट्रीज से बात करेंगे। इन मोस्ट कंट्री मीन्स अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ठीक है, ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम इसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों में जैसे इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। सो वी कैन से डेट सो वी कैन से का मतलब क्या हुआ? अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। मेंशन्ड अबव मीन्स ऊपर उल्लेख किया गया है। But many constitutions around the world exist only on paper. They are mere words existing on a parchment. The crucial question is, how effective is a constitution? What makes this effective? What ensures that there is a real impact on lives of people? Making constitution effective depends on many factors. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग बताने से पहले मैं प्रणाली की रेस करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस हाईलाइट की बात कर रहे हैं हम। इस पैराग्राफ की मीनिंग समझते हैं। बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ पर ही होते हैं, वह केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात ये सुनिश्चित करती है कि लोगों के लिए जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या है उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों में निर्भर है, यानी कि मैनी फैक्टर पर इफेक्ट डालता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है ना, कारणों पे निर्भर करता है बहुत सारे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ना, अच्छी कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, मोड ऑफ प्रोम्यूलिकेशन। तो ये है टॉपिक, इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। मोड ऑफ प्रोम्यूलिकेशन हमारा टॉपिक है। मोड ऑफ प्रोम्यूलिकेशन मीन्स संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। मोड ऑफ प्रोम्यूलिकेशन मतलब क्या होता है? संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम रीड करेंगे। अब इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के बीच में ज़रूर पहुँचा रहे होंगे, खास करके अपने मोतिहारी के स्टूडेंट्स। प्लीज़ सपोर्ट आवर फ्रेंड अभिषेक। ओके गाइस, नेवर फॉरगेट दैट टू शेयर। सो लेट्स बिगिन। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें अपने चैप्टर कंप्लीट करना है ताकि जल्दी जल्दी हम 11th क्लास को कंप्लीट करें और 10th का भी शुरुआत करें। 11th की सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद हम 10th का वीडियो बनाना है हमें भी, ऑल सब्जेक्ट का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे PCM वालों के लिए, बिकॉज मेरा एक बैकग्राउंड ही PCM का है तो उसमें उसे पढ़ाएंगे। चलिए
आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक क्या है? दिस इज रेफर्स टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू बिगेन, हु crafted the constitution and how much authority did they have. In many countries constitution remain defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have ability to carry the people with them. The most successful constitution like India, South Africa and United States are constitutions which are created in the aftermath of popular national movement. Although India's constitution was formally created by a Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of a nationalist movement that had remarkable ability to make along different sections of Indian society together. ठीक है, ओके, चलिए इसको ज़रा इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, चलिए आप लोगों को बताता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ आपको। इस पैराग्राफ का मीनिंग कहाँ पे थे? दिस रेफर्स टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इससे बनाने की कितनी शक्तियाँ थी, है ना। हु मेड हाउ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन मेड। चलिए आगे देखते हैं। इन अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है, यानी कि ये सब क्या है? आंदोलन से निकले हुए राष्ट्र है, यानी किसी न किसी कठिनाइयों के बाद इन्हें स्वतंत्रता मिली है। यद्यपि भारतीय संविधान को आप औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1946 और 1949 के माध्यम से बनाया, पर ऐसे कारणों में उनसे राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों से बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और उन जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। ये कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। ठीक है, ज़रा इसको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इनॉर्मस लेजिटिमेसी फैक्ट दैट वी ड्रॉन अप द पीपल एंजॉयड इमिनिस पब्लिक क्रेडिबिलिटी हु हैड कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट एंड वाइड अक्रॉस सोसाइटी, एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्रेंडिसमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट द ब्रॉड नेशनल कॉन्टेक्स्ट एट अ टाइम, यानी कि यहाँ तक तो बता दिया है। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम अहिंसा को व्यक्त करता था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसको पहले हम रफ कर इरेज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, टॉपिक नहीं है मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है। हाँ, some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of a constitution. The Indian constitution was never subject to such referendum, but nevertheless carried no enormous public authority because it had a consensus banking of leaders who were themselves popular.
इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे हम, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। Although the constitution itself was not subject to referendum, the people adopt it as their own by abiding by its provision. Therefore, the authority of a people who enact the constitution helps determine its prospect for success. मीनिंग क्या होगा इसका हिंदी में? Some countries have subjected their constitution to full-fledged referendum, यानी कि कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह किया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, देखते हैं, संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इससे लोगों की और से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था, और लोगों ने उसे प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित कराता है। यानी कहने का मतलब है, नेता की जो लोकप्रियता थी इतना ज़्यादा मजबूत था कि लोगों पर प्रभाव डाला कि हाँ, ये जो लोग हैं, हमारे जो बनाया है वो हमारे हित में ही होगा, हमारे बेनिफिट के लिए ही होगा। इसलिए किसी ने भी, कोई भी पब्लिक ने उस चीज़ का विद्रोह नहीं किया, सपोर्ट ही किया एकदम प्रबल तरीके से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, कलर कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, द सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? इसको यार ये नीचे वाला क्यों आ जाता है, नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसका मीनिंग होगा? द सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग क्या होगा इसका? संविधान के मौलिक प्रावधान, प्रोविज़न ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक प्रावधान, प्रोविज़न प्रावधान, संविधान के मौलिक, ठीक है। सब्सटेंटिव मतलब मौलिक, प्रोविज़न मतलब प्रावधान, और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, यानी कि संविधान के मौलिक प्रावधान। चलिए, इतना अच्छे से तो कोई समझाता भी नहीं होगा आपको यूट्यूब पे, आपको एक एक लाइन के एक एक मीनिंग बताया जा रहा है, एक एक वर्ड की भी कभी कभी मीनिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे इस हेडिंग का मीनिंग आप लोगों को बताया है कि सब्सटेंटिव मतलब क्या होता है? प्रावधान होता है। प्रोविज़न मतलब प्रावधान होता है। सब्सटेंटिव मतलब मौलिक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान होता है, ठीक है। मौलिक, सब्सटेंटिव मौलिक हो गया, प्रोविज़न हमारा, ठीक है, प्रावधान हो गया, सब्सटेंटिव हमारा मौलिक हो गया, संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इट इज़ द हॉलमार्क। चलिए अब जरा इसको मैं आप रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए। सिर्फ आप लोगों को बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा गांव के बच्चों तक पहुंचाए इस वीडियो को, ताकि वो लोग अच्छे से समझ पाए, जिन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट से जो भी नए 11वीं क्लास में गए हैं, अपने पंचायतों में इसको भी पढ़ाए, ताकि बच्चों को समझ में तो आए कुछ। फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग है, कोई वो नहीं है, बस स्मार्ट बोर्ड पे आ गए, फटाफट टॉपिक चुन लिया, फटाफट स्टार्ट कर दिया, फटाफट ख़त्म भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने नेट पर खोला हुआ है, PDF है, ठीक है। इसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ मैं, आप लोग समझते जाइए, कुछ पॉइंट हो मैं उसको भी समझाते जाऊँगा अच्छे से, ठीक है। मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से आप मान सकते हैं। चलिए इसको हम अब पढ़ते हैं, देखते हैं पैराग्राफ कितना बड़ा है। यहाँ तक इसकी मीनिंग समझेंगे हम लोग, ठीक है, जस्टिस तक। चलिए यहाँ तक रीड करके आते हैं। ठीक है,
ओके, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू, फिर से आप लोगों को एक बार वेलकम करता हूँ जो भी जुड़े होंगे। वेलकम गाइस और चैनल मोतिहारी बॉयज स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभिषेक कुमार सिंह। चलिए, इट इज़ द होल मार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स everyone in a society some reason to go along with its provision. A constitution that, for instance, allowed permanent majority to oppress minority groups within society would give minority no reason to go along with provision of the constitution, or a constitution that systematically privileged some member at expenses of others, or that systematically entrenched the power of a small groups in a society would cease to command allegation if any group feels their identity is been stifled. They will have no reason to abide by the constitution. No constitution by itself achieve perfect justice, but it has to convenience people that it provide the framework for pursuing basic justice. इस पैराग्राफ का मीनिंग जान लेते हैं। एक सफल संविधान की ये विशेषताएं, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषताएं हैं? एक सफल संविधान की ये विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। ठीक है, अवश्य देता है। इसके बाद बात करते हैं, उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वह अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वह संविधान के प्रावधानों का आदर करे। यानी कहने का मतलब है, बहुसंख्यक होते हैं ना, जहाँ पे जो इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होता है वो अल्पसंख्यकों की यानी कि माइनॉरिटी को तंग करते हैं, तक उस माइनॉरिटी को कुछ पावर्स दी गई है, पावर्स दे दी जाती है कि वहाँ पे आप नहीं उसको तंग नहीं कर सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रिजर्वेशन डाल देते हैं इलेक्शन में, आपने देखे होंगे जहाँ पे माइनॉरिटी जिस कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, जिस कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस पंचायत के अंदर जिस माइनॉरिटी की जो माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक में होते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, उस समूह से क्या करते हैं कि इन इलेक्शन